जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आप सबका सनातन ज्ञान की गंगा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फागुन का महीना चल रहा है और फागुन का जो कृष्ण पक्ष है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित है। फागुन का शुक्ल पक्ष भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है। तो जब शुक्ल पक्ष शुरू होगा तो हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई रोचक बातें, जानकारी शेयर करेंगे। यहाँ पे अभी हम इस पूरे कृष्ण पक्ष तक हम भगवान भोलेनाथ के बारे में ही शुरू करके तब आगे बढ़ेंगे। उनकी स्तुति करते हैं। यह स्तुति वो है जो भगवान विष्णु ने भगवान महादेव और माता पार्वती के विवाह के उपरांत भगवान विष्णु ने जो स्तुति प्रस्तुत की थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। तो ज्योतिष की जो जानकारी थी 10 दिन पहले से हम बताते चल रहे हैं। बेसिक जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। राशियां कौन होती है और कितनी होती है, ग्रह कौन होते हैं और कितने होते हैं, नक्षत्र कौन होते हैं और कितने होते हैं, ये तीन चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। ग्रह के बारे में, नवग्रह के बारे में जान चुके हैं, 12 राशियों के बारे में जान चुके हैं और 27 नक्षत्र के बारे में जान चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ, मैं ऐसा कोई पाठ यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत कठिन हो। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आसान से आसान पाठ ही आपको बताऊंगा। इसलिए मन में गांठ बांध लीजिए कि कठिन पाठ तो मैं बताऊंगा ही, और आसान पाठ तो इस तरीके से मैं बताऊंगा, ऐसे सरक जाएंगे जैसे स्मूथ चीज कोई सरक जाता है। आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे भाव। ये भाव जो है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ज्योतिष के। ये भाव के विभिन्न रूप हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे कलरफुल बनाते हैं। कल हमने दिशा की भी बात की थी। भूगोल में, ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, ये साउथ होता है, ये राइट वाला ईस्ट होता है और ये लेफ्ट वाला वेस्ट होता है। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो इसमें दिशाएं बदल जाती हैं। ज्योतिष की गणना के अनुसार ऊपर पूर्व है, नीचे पश्चिम हो गया, लेफ्ट साइड उत्तर हो गया और राइट साइड दक्षिण हो गया। ये जो ज्योतिष का ये जो डायरेक्शन है ये आपको पूर्व दिशा में खड़ा होकर के और प्रिज्यूम करना है। आप पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो गए, आपके मुंह की तरफ पूर्व हो गया, ये ऊपर हो गया। आपके पीठ की तरफ पश्चिम हो गया, ये नीचे हो गया। आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तर हो गया और आपके दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण हो गया। उसी की परिकल्पना के अनुसार ज्योतिष में भावों का संरचना किया गया है। आप लोगों को पुनः याद दिलाने के लिए ये कोण के बारे में नाम भी दे दिए गए हैं। तो अब हम जब हम ज्योतिष पढ़ेंगे तो हमारे मन में ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ये ऊपर वाला उत्तर होता है। अब हम आज के बाद से जब भी हम ये भाव पढ़ेंगे तो हम ये समझ के चलेंगे कि ये ऊपर वाला पूर्व होता है, नीचे वाला पश्चिम होता है। इस भाव का जो गणना है इसका हिसाब ये है कि जिस समय में एक जातक का जन्म होता है उस समय में आसमान में राशियों की स्थिति क्या थी, ग्रह की स्थिति क्या थी, नक्षत्रों की स्थिति क्या थी। तो उनके स्थिति के अनुसार यहां पर भावों का निर्माण किया जाता है।
पुनः समझने की कोशिश करें। जन्म के समय में, जातक के जन्म के समय, जातक मीन्स द पर्सन हु टेक्स बर्थ, बच्चा, जातक के जन्म के समय में आकाश में पूर्व दिशा में जो नक्षत्र होंगे, जो राशि होगी, उनको हम पूर्व के तरफ में फर्स्ट हाउस में रखते हैं, पहले घर में उनको रखते हैं। मैं बताता चलो, ये पहला घर है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, षष्ठम भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, एकादश भाव है, द्वादश भाव है। ये 12 हाउसेज हैं, ये 12 घर है, ये परमानेंट फिक्स है। ये यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, ये समझने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं। आगे से जब हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसमें भाव का संख्या नहीं लिखा जाता है। भाव आपके दिमाग को होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझ जाए कि 6th हाउस है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ 10th हाउस, जैसे यहाँ पर कहूँ 4th हाउस। तो इसलिए आप ध्यान में रख लीजिए, ये नंबर जो यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है और ये जो यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है, ये नंबर भाव में कहीं नहीं होते, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। आज आप समझ लीजिए कि भाव का लोकेशन क्या है। 12वां भाव हमेशा यहीं पे होगा, फिक्स है। आपका काउंटिंग यहां से शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले के जो ज्योतिषी थे वो यहां से ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चलते थे। जब वो क्लॉकवाइज चलते थे तो उनका कैलकुलेशन फिट नहीं बैठता था, उनके जो प्रिडिक्शन थे वो अक्सर गलत हो जाया करते थे। फिर विद्वानों ने एक बैठक की और बैठक करके बाद से उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज इस पे चलाया, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलाए तो उनका प्रिडिक्शन सत्य होने लगा, सही रास्ते पर बैठने लगा। तो इसलिए कलाम बहुत समय से ही भावों का जो संरचना है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ से ये फर्स्ट हाउस है और यहीं से शुरू होता है, यहाँ से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इजीएस्ट। हमें क्या करना है, प्लेन पेपर पे ये हाउस को बनाते रहना है। इस प्लेन पेपर से हाउस से बना के 12 हाउस को बनाना है, और 12 हाउस बना करके प्रैक्टिस करना है लिखने के लिए कि इसमें से कौन सा हाउस है, कौन सा हाउस 1 है, कौन सा हाउस 10 है। ठीक है जी। इसके बाद से जब भी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, इस हाउसेज में हाउस का नाम कहीं नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और जो कुछ भी लिखा होगा उससे कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए हाउस का नाम इसमें नहीं लिखा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फर्स्ट हाउस है, इसी को लग्न राशि के नाम से जाना जाता है। ये लग्न का घर है, और यहाँ पर जो लिखा होगा उसी के अनुसार हमारी राशियां, लग्न राशि तय होती है। यहाँ पर जो भी लिखा होगा इससे लग्न राशि तय होगी। लग्न राशि अलग होती है और राशि अलग होती है, और राशि नाम अलग होती है। तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। लग्न राशि अलग होती है। लग्न राशि वो होती है जो प्रथम भाव में बैठी है। प्रथम भाव में जो कुछ भी लिखा हुआ है नंबर 1, वो लग्न राशि हो गया। राशि वो होती है जिस हाउस में चंद्रमा बैठे हो, जिस हाउस में चंद्रमा बैठे हों, और उस चंद्रमा के साथ जो भी राशि मिलेगी उसको बताया जाएगा कि वो जातक इस राशि में उत्पन्न हुआ है। तो लग्न राशि अलग हो गई, जातक की राशि अलग हो गई, और जिस राशि में वो जन्म लिए हैं उसके किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं और उस नक्षत्र के किस चरण में जन्म लिए हैं उसे राशि नाम बनाया जाता है। राशि नाम हम लोग जानते हैं, पुकार का नाम हम लोग जानते हैं। ये लग्न राशि और राशि, ये दो थोड़े से नए चीजें, इसको हमें समझते चलना है। अब ये जितने हाउस हैं इन सबके इनबिल्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो पहला हाउस है, इससे हम अपना तन भाव इसको कहते हैं, इससे अपने बॉडी के बारे में जानते हैं। पहले हाउस में, इस पहले हाउस में कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशि है, उसकी डिग्री कितनी है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो जातक है वो गोरा होगा कि काला होगा, लंबा होगा कि छोटा होगा, नाटा होगा, चौड़ा होगा, पतला होगा, हेल्दी होगा, अनहेल्दी होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, बीमार होगा। ये सब कुछ यहाँ से पता चल जाता है। इस हाउस में जो कुछ भी नक्षत्र है नंबर लिखे जाते हैं, और कुछ ग्रह होते हैं।
और उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से एक रिजल्ट निकलता है और उस रिजल्ट से हमें पता चल जाता है कि जातक का आगे भविष्य कैसा होने वाला है। अगर जातक बड़ा हो गया है तो हम यहाँ बैठे बैठे बता सकते हैं कि जातक के बाल घुंघराले होंगे, जातक लंबा होगा, जातक छोटा होगा, नाटा होगा, गोल गाल का होगा, अट्रैक्टिव होगा, रुखरा होगा। ये सब कुछ जो है प्रथम भाव से, ये प्रथम भाव में जो तन भाव है इससे हम पता करते हैं। तो जब भी शरीर के, स्पेशली जब शरीर के बारे में कोई पूछना हो कि बताइए ये लड़का है और इसके ये कुंडली है, इसका शरीर कैसा है, इस यहाँ से देख करके और हम प्रेडिक्शन करते हैं। दूसरा घर है ये धन भाव है। जातक धनी होगा, निर्धन होगा। धनी अपने कर्मों से होगा या पहले से जो धन आ रहा है उसी से होगा। उसके धन कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा या बढ़ते रहेंगे। धन की हर गणना द्वितीय भाव में जो भी राशियां हैं और जो भी ग्रह हैं उनके संयोग से हम उसका रिजल्ट निकाल करके बताते हैं। ये जो तृतीय है उसे ये भ्राता भाव है। हम इससे पता करते हैं कि जातक के भाई बहन कितने हैं, जातक के भाई बहन से कितने प्रगाढ़ संबंध है, कितनी दूरी की संबंध है, उनसे कितना सहयोग मिलता है। और भाई जो है पराक्रम का भी प्रतीक है। तो ये व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, डरपोक होगा, निर्भीक होगा, बोल्ड होगा, शाय नेचर का होगा, ये सब हम ये तृतीय भाव से पता करते हैं। चतुर्थ भाव जो है माता का है। इस धरती पे माता जो है वह सुख का प्रतीक है। विदाउट एनी रीजन एंड विदाउट एनी ग्राउंड शी सर्व्स अस फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। सो इसलिए चतुर्थ भाव जो है माता का है और इस माता के भाव से हम सुख भी देखते हैं। यहाँ पर जो भी ग्रह होंगे, जो भी राशियां होंगी, उनके कॉम्बिनेशन से हम रिजल्ट निकालते हैं कि बच्चे के जीवन में कितना मातृ सुख लिखा हुआ है और मातृ सुख के अलावा और कौन कौन से सुख लिखे हुए हैं, समझ में आ जाता है। यहाँ से ये जो पंचम भाव है ये संतान भाव है। जो जातक जिसकी कुंडली हमारे सामने है उस जातक के संतान कितने होंगे, बालक होंगे, बालिका होंगी, बच्चे योग्य होंगे कि अयोग्य होंगे, माता पिता के आज्ञाकारी होंगे या अवज्ञाकारी होंगे, ये सारी चीजें हम ये पंचम भाव से विचार करते हैं। षष्ठम भाव जो होता है रोग भाव होता है, शत्रु भाव होता है, खर्चा भाव होता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं। छठा भाव में हम ये देखते हैं कि जातक के शत्रु हैं कि नहीं, अगर हैं तो प्रबल हैं या कमजोर हैं, मिला जुला के ठीक ठाक है या दुष्ट हैं, कष्टदायी हैं। शरीर में रोग किस प्रकार के हो सकते हैं, उस रोग में कितने आपके खर्चे आ सकते हैं, नुकसान आ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, शत्रु और रोग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शत्रु क्या करता है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। यही काम तो रोग करता है। शारीरिक रोग हो जाएगा तो शारीरिक रूप से परेशानी बढ़ जाएगी और हॉस्पिटल दौड़ना शुरू करेंगे तो आर्थिक रूप से परेशानी हो जाएगी। इसलिए रोग और शत्रु ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ज्योतिष में, और ये 6th हाउस में इनको देखा जाता है। 7th हाउस जो है ये जया भाव है। जया मतलब दंपति भाव, पति का पत्नी के लिए और पत्नी का पति के लिए। यहाँ से डिसाइड होता है कि जातक की का विवाह बचपन में हो जाएगा, जवानी में हो जाएगा या जवानी उतरने के बाद 40 में होगा। यहाँ से डिसाइड होता है 20 साल में हो जाएगा, 25 साल में हो जाएगा, 30 साल में होगा, 35 साल तक होगा, नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो पत्नी सुख कितना मिलेगा, पति सुख कितना मिलेगा, ये सब की जो चर्चा है और इन सब का जो विश्लेषण है वो हम 7th हाउस में करते हैं। 7th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। एक लड़के को एक नई लड़की के साथ रहना है और एडजस्टमेंट करके रहना है, एक लड़की को एक नए लड़के के साथ रहना है और
अनेक प्रकार के एडजस्टमेंट करके रहना है। अगर एडजस्टमेंट हो जाता है तो जीवन सुखी हो जाता है, और अगर एडजस्टमेंट नहीं हो जाता है तो दुखदायी हो जाता है। और ये सारी बातों का विवरण जो है, विश्लेषण है, ये 7th हाउस से करते हैं। 8th हाउस जो है आयु भाव होता है, और इसको मारक भाव भी कहते हैं, मृत्यु घर का घर भी होता है। 8th हाउस से हम ये डिसाइड करते हैं कि जातक की कितनी आयु रह सकती है, उसकी मृत्यु कब होगी, किस वजह से मृत्यु हो सकती है, ये सब की हम देखभाल 8वीं से करते हैं। 9वां जो भाव है ये भाग्य का भाव है। यहाँ पर जो ग्रह बैठेंगे, जो राशियां बैठेंगी, वो डिसाइड करती हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको मैं बताते चलूं, हम लोगों के जीवन में भाग्य का बहुत ही बड़ा खेल है। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। आप बहुत मेहनत करके और बहुत पढ़ लिख करके आप बीरबल बन सकते हैं। अकबर बनने के लिए तो भाग्य ही होना चाहिए। अकबर अंगूठा छाप, सुल्तान के घर में पैदा हुआ और राजा बन गया, भाग्य है ये। उसके रास्ते के कांटे एक एक करके निकलते गए, भाग्य है ये। उस अनपढ़ आदमी के दरबार में 9 जेम्स, 9 रत्न रहते थे, बीरबल के जैसे पढ़े लिखे लोग रहते थे, भाग्य है ये। तो मेहनत करके आप बड़े आदमी बन सकते हैं, लेकिन राजा बनना है तो उसके लिए तो भाग्य का साथ जरूरी है। भाग्य अगर साथ देती है तो कई बार कंपटीशन में भी आधा मार्क्स 1 मार्क्स ऊपर हो जाता है, और भाग्य साथ नहीं देती, आधा मार्क्स 1 मार्क्स नीचे हो जाता है, और मेरिट लिस्ट में आते हैं नहीं आते हैं ये भाग्य डिसाइड करती है। और इसलिए ये 9th हाउस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां भाव जो है ये कर्म भाव है। ये दिखाता है कि आप कौन से कर्म करेंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब मिलेगा, छोटा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, अपने जन्म स्थान पे रह के काम करेंगे, कहीं दूर जाके काम करेंगे, या विदेश जाके काम करेंगे। ये सबका जो स्थिति, और कि निकम्मा होंगे, कर्मठ होंगे कि निकम्मे होंगे, ये सब कुछ हम 10वें भाव से निर्णय करते हैं। जो 11th हाउस है, इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ 9th एंड 10th। जो कुछ भी आपके भाग्य में है और जो कुछ भी आपने कर्म किया, इन दोनों के बाई प्रोडक्ट जो है 11th में। 11th इज द अर्निंग हाउस। हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति जितना कर्म कर रहा है उतना कमा रहा है, जितना कर्म कर रहा है उससे कम अर्निंग हो रही है, जितना कर्म कर रहा है उससे ज्यादा अर्निंग हो रही है। इसका निर्णय हम ये तीनों हाउस में देख करके करते हैं। अगर व्यक्ति कर्म करता है 50 रुपए के लायक और उसको मिल जाते हैं 50,000, निश्चित रूप से ये कर्म का भाव खेल नहीं है, ये भाग्य का खेल है। और अगर व्यक्ति काम करता है 5,000 रुपये का और मिलता उसको 500 है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर भी कर्म सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि भाग्य कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है। तो इसलिए जब भी हम अर्निंग की बात करेंगे तो हम 9, 10, 11 तीनों भावों को एक साथ इंटरप्रेट करेंगे। 12th हाउस जो है वो खर्च का भाव है। 12th हाउस अगेन इट इज रिलेटेड टू 11th हाउस। आप जितना अर्निंग कर रहे हैं उससे कम खर्चे कर रहे हैं, उसके बराबर खर्चे कर रहे हैं, उससे बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। ये इसका कॉम्बिनेशन हम जब इंटरप्रेट करते हैं 11th एंड 12th को तो समझ में आ जाता है। ये व्यक्ति कंजूस है, मक्खीचूस है, सामान्य है, या फिजूल खर्ची वाला है, उड़ाने वाला है, उड़ता जाए। ये सब कुछ हम 11th और 12th भाव को ध्यान में रख के करते हैं। और 11th और 12th हाउस का पूरा प्रभाव ये 2nd हाउस पे पड़ता है। 11th एंड 12th में जो अर्निंग होगी, जो एक्सपेंडिचर होंगे, इसके बीच के जो कुछ भी होंगे ये धन भाव में दिखेगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मान लीजिए कि आपकी अर्निंग अच्छी है, खर्चे नॉर्मल है, तो बच करके यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पक्का यहाँ पर दिखेगा। लिख के ले लीजिए, आपकी अर्निंग 100 रुपीज है, खर्चे आपके 40 रुपये हैं,
60 रुपये आपके यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर यहाँ 40 ही दिख रहा है तो मान के चलिए कि 20 यहाँ पर आपका वेस्टेज में जाएगा, शत्रु भाव में जाएगा, रोग भाव में जाएगा। तो इसलिए ये बहुत से इसमें से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये माता का स्थान है, ये पिता का स्थान है, ये बच्चों का स्थान है, ये भाई का स्थान है। इसके अनुसार हम एक एक चीज को इंटरप्रेट करते हैं। ये बेसिक चीज है और इसको समझ एक बार, दो बार, तीसरी बार में आप आराम से समझ लेंगे। मैंने पहले ही बताया था, कठिन चीज तो मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं सब कुछ आसान आसान चीज ही बताऊंगा। इस हाउस में ये जो हमने ओवरऑल बताया है कि ओवरऑल इसका ये होता है। हमारे लाइफ में सिर्फ इतनी ही घटनाएं नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ इतने ही प्रश्न नहीं होते हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रश्न होते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग कैसे कैसे होंगे। तो अगेन, जब कोई अलग अलग अंग की बात करेगा तो हमारे भाव यही रहेंगे, बस उनके इंटरप्रिटेशन के लिए उसके मीनिंग चेंज करने पड़ेंगे। हम हैं, आई एम रिप्रेजेंटेड बाई माई फेस। ये जो गर्दन है वोकल सिस्टम है, और ये हमारा धन हो गया। ये बाजुएं जो है ये हमारे भाई हैं, ये दोनों बाजुएं हमारे भाई हैं और हमारा पराक्रम है। ये जो छाती है ये हमारी माता है और यहाँ से सुख मिलता है। ये जो पेट है ये बच्चे हैं, इनको फीड करते ही रहना है। बच्चे आपने अगर जन्म दिए हैं तो अच्छे हों चाहे ना हो, उनको फीड करते रहना है। ये धूनी से नीचे का इलाका है, वेस्टेज है। जितना भी हमने खाया पिया उतना बॉडी में रहता नहीं है, निकल जाता है बहुत सारा, ये वेस्टेज में आ जाता है। ये 7th हाउस है, पति पत्नी का घर है, और पति पत्नी के घर में गुप्त अंगों का समावेश है। गुप्त क्रियाओं के द्वारा ही पृथ्वी पर जो ये जीव है ये चलता जा रहा है। अष्टम स्थान है अगेन समथिंग लिविंग। जैसे मृत्यु आती है तो प्राण निकल जाते हैं, उसी तरीके से जो कुछ भी हमने यहाँ पर खाया पिया वो नीचे आकर के शौच से निकल रहा है। वो यहाँ से हम ये देखेंगे, किसी को पाइल्स तो नहीं हो रहा है, किसी को पिस्टुला तो नहीं हो रहा है। जितने भी गुदा पार्ट में कोई रोग हो सकते हैं वो इस स्थान से हम देखेंगे। जंगा थाइस, ये जो अंग है ये भाग्य है। जिनके जंघा मजबूत होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। तो जांग हमारे ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका विचार हम यहाँ से करते हैं। घुटने जो है ये कर्म के प्रतीक है। जितने लोगों का नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, नी में पेन होता है, उनका कर्मशीलता उनकी कम होती जाती है। तो हमारे ये जो घुटने हैं ये हमारे कर्म के प्रतीक हैं। ये पिंडलियां जो हैं ये अर्निंग के प्रतीक हैं। और पैर हैं जो चलते रहते हैं, इनमें कुछ ना कुछ आप जितने भी एनर्जी गेन कर रहे हैं उस एनर्जी को आप लॉस करते रहते हैं। तो इस तरीके से इनके अंगों के बारे में भी हम इसी भाव से जानते हैं। अलग से भाव नहीं, एक ही भाव है ये। तो अगर परिवार में हम देख लें तो उसमें तन भाव, धन भाव, छोटे भाई बहन, माता, गाड़ी, जायदाद, घर दौलत, संतान, पेट, लव लॉटरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ला करके और लगा देते हैं, और इससे आपको पूरा का पूरा ये चीजें सब समझ में आ जाता है। इसके बाद से ये जितनी भी चीजें इसमें आ सकती हैं 1 से लेकर के 12 भाव में, इनको आप जरूर रट लीजिए और नहीं तो प्रैक्टिस से ही आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये 10वां भाव जो है पिता का होता है, राज्य का होता है, कर्म का होता है, कारोबार का होता है, पद का होता है, प्रभुता का होता है, अधिकार का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, राजयोग का होता है। हाथ में भी राजयोग होता है जब हम हस्तरेखा का विश्लेषण करते हैं। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं ये पहले और दूसरे के ही फर्दर इंटरप्रिटेशन है। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देखने की जरूरत है। इसको देख लेंगे आसानी से आप आत्मसात कर सकते हैं। कल भी मैंने मांगलिक योग बताया था, आज मैं मांगलिक का उपचार बता रहा हूँ। मांगलिक क्या होते हैं, ये थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, पराक्रम वाले होते हैं। तो इनका जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, इनका सबसे अच्छा उपाय यह है कि जो मांगलिक होगा, एक तो वो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनेगा,
दूसरा यह है कि 7 दिन 2 बार सुबह शाम हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है। तीसरा यह है कि मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और चौथा ये है, हनुमान चालीसा खरीदिए और मंदिर में ले जाकर के मंगलवार को, सैटरडे को बांट दीजिए। मंगल आपके ठीक रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे। जो लोग मांगलिक होते हैं, ये मैंने अभी आपको भाव समझ में आ गया। 1, 4, 7, 8, 12। एक में मतलब शरीर, अपने शरीर में परेशानी होगी, शरीर में उबाल आता रहेगा, शरीर में इतनी आग रहेगी कि जैसे कि स्किन डिजीज होते रहेंगे, जुबान में कैंची की तरह चलती रहेगी। तो ये ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए इस मांगलिक के प्रभाव को स्पेशल रूप से देखा गया है। ये जो चतुर्थ हाउस है, ये आपका सुख का घर है, और आपके सुख के घर में मंगल आएंगे, सुख जल जाएगा। और अगर इनके साथ, मंगल के साथ राहु चाहे केतु बैठे, चंडाल योग हो जाएगा, अंगारक योग हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के योग हैं, एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। अंगारक योग अगर बन गया तो पति पत्नी में से कोई एक लाइफ को क्लेम कर लेता है देर से। तो इसलिए हमें मांगलिक का ध्यान रखना है। सप्तम जो है पति पत्नी का घर है, और पति पत्नी के घर में अगर मंगल बैठ गया है तो पत्नी भी लड़ाकू और पति भी लड़ाकू, कितने दिन तक चलेंगे ये संबंध? तो इसलिए इसका भी विचार करना चाहिए। अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव होता है। अगर यहाँ पर मंगल गड़बड़ हो गए तो आयु कम पड़ सकती है, इसलिए इसका भी विचार किया जाता है। और द्वादश भाव जो होता है खर्चे का होता है, सब कुछ उड़ा देंगे तो बाकी का जीवन कैसे चलाएंगे? इसलिए मांगलिक योग का हम विवाह करते समय विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। विवाह प्रेजेंट को देख करके करते हैं, और फ्यूचर जो है बहुत लंबा होता है। हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा फ्यूचर देख करके और बताते हैं कि ये जोड़ी ठीक रहेगी, ये जोड़ी ठीक नहीं रहेगी, इस जोड़ी में ये करना चाहिए, इस जोड़ी में वो करना चाहिए। इसलिए इसका समाधान ये हो गया। कल हमने काल सर्प दोष के बारे में बताया था। काल सर्प दोष का अभी तक आप समझ गए कि भाव एक है। तो काल सर्प दोष में राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह आ जाते हैं। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह व्यवस्थित हो जाए, ये सब घर खाली है, इधर कोई ग्रह नहीं आया, सारे ग्रह इधर ही आ गए, ऐसे योग को हम काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग का सबसे अच्छा समाधान क्या है? आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है, और महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक कीजिए, करवाइए, पंडित जी से कीजिए, करवाइए, चाहे अपने कीजिए। महाशिवरात्रि का व्रत रखना है और महाशिवरात्रि का दिन अभिषेक करना है, और उस दिन आप काल सर्प, पंडित जी से बोल करके काल सर्प योग का जो है शांति का पूजा पाठ करवा सकते हैं। जो रुद्राभिषेक होता है, उस रुद्राभिषेक में नाग, एक चांदी का एक नाग और एक नागिन, चांदी का एक नाग और नागिन बना करके रुद्राभिषेक करते हैं, उससे भी काल सर्प दोष दूर होता है। चांदी का नाग और नागिन बना करके नदी में प्रवाहित करते हैं, उससे भी काल सर्प दोष दूर होता है। लेकिन ये चीजें हैं कि इन सबकी अपनी लाइफ होती है, आपको हर साल ये करते रहना है, दोष दूर हो जाते हैं। तो आज ज्योतिष के 12 भावों के बारे में हमने जाना, और उन 12 भावों में किस भाव में क्या होता है उसकी विस्तृत चर्चा हमने किया। ज्योतिष का ये सबसे फंडामेंटल चैप्टर है। इस चैप्टर को आप 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चूकिए मत, इसको समझना जरूरी है। इसको समझ लेंगे तो आगे के राह आसान हो जाएंगे। हमें पूरी आशा है कि मैं जो कहना चाहता हूं आपको समझ में आ रहा है, और अगर ऐसा है और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे जो रेड बटन होता है वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे पाठ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं। हाँ, एक बात है, मुझे आपके व्यूज का बेसब्री से इंतजार रहता है, इसलिए मूक और बधिर न बनिए, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और कुछ लिखिए। अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, खराब लगता है तो खराब लिखिए। हम उसमें जो भी परिवर्तन करना है हम करेंगे। हमारा उद्देश्य है ज्योतिष का जन जागरण करना, जन जन को समझ में आना चाहिए कि ज्योतिष होता क्या है, ताकि कोई भी पाखंडी व्यक्ति, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, कोई भी प्रोफेशनल इस एरिया के लुटेरे
आपको ठग न सके। आपकी अज्ञानता ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है। आइए हमारे साथ अज्ञानता दूर कीजिए। ज्योतिष कोई बहुत बड़ा मुश्किल चीज नहीं है, इसको समझना है। अज्ञानता दूर करते हैं और एक एक चीजों को हम समझते चलते हैं। आज का पाठ सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ और एक फागुन के नए उमंग के साथ। जय श्री राम।